सीए को लेकर मच रहे राजनीतिक संग्राम पर हर एक सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है और जवाब भी ऐसा जिसे करारा प्रहार ही कहा जाएगा। सीए को लेकर सवाल उठाने पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, यहां तक कि उद्धव ठाकरे सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अमित शाह ने दावा किया सीएए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत दी है। शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर समझे ममता। अमित शाह ने केजरीवाल के सीए पर सवाल उठाने पर उन्हें भी घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से केजरीवाल ने आपा खो दिया, जबकि उद्धव से सीए पर अपना स्टैंड क्लियर करने की सलाह दी है। अमित शाह ने राहुल गांधी से भी पूछा है कि वो सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सीए पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस हर सवाल का करारा जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं सीए पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं पर अमित शाह किस अंदाज में बरसे। मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र से ये समझते हैं कि वो तमाम विपक्ष के नेता जो सीए को लेकर विरोध कर रहे थे, उन सभी को तराजू के एक ही पलड़े पर रख कर तोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष की तो ऐसा लग रहा है बोलती बंद कर दी है। जैनेंद्र, अब देखिए, निश्चित तौर पर उनसे जिस प्रकार के सवाल पूछे गए उसका उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं कि ये जो कानून है ये भेदभावकारी क्यों है। जब देश के संविधान में धार्मिक आधार पर भेदभाव की इजाज़त नहीं है तो फिर एक धर्म विशेष को कानून से बाहर क्यों रखा गया है। ये सवाल विपक्ष के हैं, तब भी थे जब ये कानून बना था और अब भी हैं जब ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं। और इसको देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक सवाल अगर होते, इसको चुनौती कोर्ट में भी दी गई है। तो इस कानून को लेकर के हमेशा से दो रुख रहा है। एक वर्ग हमेशा से ये कहता है कि ये जो है वो पड़ोसी मुल्कों में जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको न्याय दिलाने के लिए है। तो वहीं दूसरा वर्ग जो इसकी आलोचना करता है वो कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में आप धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण कानून कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोर्ट जब इस पर कुछ निर्णय दे तब हम कह सकते हैं कि बोलती बंद हुई या नहीं। जाहिर सी बात है, अमित शाह को अपना पक्ष रखना तो उन्होंने अपनी बात। इंतजार जो है वो न्यायालय के फैसले का तो किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर वही जिस तरीके से विपक्ष के हर सवाल का जवाब बड़े विस्तृत अंदाज में अमित शाह की तरफ से दिया गया ना, और यही कि आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, ये जो अभी जैनेंद्र बात कर रहे थे, तो इसमें अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या फिर हिंदुस्तान में जो धर्म पनपे उन्हीं के नागरिकों के लिए, बल्कि ईसाई और पारसी जो हैं उनको भी भारत में नागरिकता दिए जाने का प्रावधान इस कानून में रखा गया है।
और मुसलमानों को अलग सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों देश जहां के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलने की राह आसान होगी इस कानून से, वो दरअसल धर्म के नाम पर बनाई गई इस्लामिक स्टेट्स ही हैं। वहां जो तीनों देश हैं वो मुस्लिम देश हैं। इसी वजह से धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो अन्य धर्म के अनुयायी हैं उनको भारत में सीए के तहत ये नागरिकता का प्रावधान। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जिस करारे अंदाज में अमित शाह जवाब दे रहे हैं, तो क्या माना जाए विपक्ष के हाथ से क्या ये सीए वाला चुनावी हथियार कुंद कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बीच आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें, सीए कानून की टाइमिंग को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन आरोपों पर भी अमित शाह की तरफ से जवाब दिया गया है। 2019 में घोषणा पत्र में हमने वादा कर दिया था, ये कह रहे हैं अमित शाह। कोविड की वजह से कानून लाने में देरी हुई, टाइमिंग और राजनीतिक लाभ का यह मामला नहीं है। टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? बात करते हैं सबसे बड़े ओपिनियन पोल की। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल जारी है जिसमें देश की 543 लोकसभा सीटों में से कल तक आपने 281 सीटों का आंकड़ा देख लिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये जो 281 सीटें हैं, इनमें से एनडीए 190, इंडिया गठबंधन महज 89 सीट पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये सर्वे के आंकड़ों का अनुमान है, जबकि अन्य को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। तो क्या कहता है उत्तर प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल। दिखाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन पार्टी कहां पर खड़ी। आइए देखते हैं वो तस्वीर। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर, और 51% एनडीए, और अगर इंडिया की बात करें तो 35%, बीएसपी की बात करें 8%, ये और हैरान करने वाला आंकड़ा है, और अन्य 6% पर खड़े हैं। यानी एनडीए 51% पर खड़ा है वोट प्रतिशत के लिहाज से, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे बात कह रहा है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 35% के आंकड़े पर वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा की अगर बात करें तो 8% और अन्य 6%। तो ये वोट प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर सामने आ रही है। सीटों के लिहाज से देखा जाए क्या तस्वीर बनती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यह देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने वोट प्रतिशत की बात तो कर ली, लेकिन अब सीटों के लिहाज से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिरकार कितनी सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए 74 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिख रहा है।
इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 6 सीट, बसपा 0 और अन्य भी 0। ये एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की। और देखिए ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। ब्रजेश पाठक का दावा है यूपी की तो सभी 80 की 80 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और वोट प्रतिशत बढ़कर 60% पर पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 74 सीट उत्तर प्रदेश में पा रही है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। अभी ओपिनियन पोल आपका प्राथमिक दृष्टि से आया है। जैसे से चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे बीजेपी एक तरफा उत्तर प्रदेश में वोट पा रही है। एक तरफा। तो जो वोट शेयर है वो 51% के करीब। आप देखेंगे 51% वोट शेयर तो मेरा पिछली बार भी था। अब ये बढ़ करके आपको 58, 57, 59, 60 के करीब जाएगा और लगातार बीजेपी वोट प्रतिशत में इजाफा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। आम जनता का, गरीब जनता का, माताओं बहनों का, किसानों का, नौजवानों का, सबका मानना है कि मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में हैं और उनको हमें ताकत देनी है और एक तरफा लोग बीजेपी का कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। तो भाई सीधे आपको लेकर चलेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है। वीरेश, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने निकल कर आया, कमोबेश 2024 में 2014 जैसी बड़ी जीत एनडीए को मिलती हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी जो आप बातचीत कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस 80 में से 80 का जताया जा रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये भाजपा के नेताओं को जो कॉन्फिडेंस है वो मोदी जी से आ रहा है। मोदी वो शख्स हैं जिस आत्मविश्वास से वो भरे हैं, उन्हीं से ऊर्जा इन सभी को मिल रही है। और जो ओपिनियन पोल है जिसकी वजह से हम सब सीटें दिखा रहे हैं 74, 6 केवल दे रहे हैं। ये देखिए शर्मा टी स्टॉल है और ये बहुत ही औपचारिक तरीके से चाय पे चर्चा है, ओपिनियन पोल पे चर्चा है। सभी यहाँ के लोग हैं, लोहिया पार्क से टहल कर आए हैं, चाय पी रहे हैं, कैलोरी जो है अपनी जला के आए, अब कैलोरी ले रहे हैं। फराज भाई, ये जो ओपिनियन पोल है 74 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 6 सीट मात्र जो है विपक्ष को। वीरेश जी, देखिए कल भी हम एक ओपिनियन पोल में बैठे थे तो आपने तो इतनी मेहरबानी कर दी, आप 74 सीटें दे रहे हैं। दूसरी जगह हम बैठे हुए थे वो 77 सीटें दे रहे थे। तो देखिए क्या है कि जो ओपिनियन पोल आप कर रहे हैं, सर्वे के भी 24 तरीके हैं। आप सैंपल सर्वे कर रहे हैं, आप इंटरसेप्ट सर्वे कर रहे हैं, आप फोकस ग्रुप सर्वे कर रहे हैं। आप सहमत क्यों नहीं है? मतलब मैं इसलिए नहीं सहमत हूँ, देखिए मैं भी एक रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बहुत सारे सर्वेस कराए हैं। कहिए एक ऑथेंटिक सर्वे जो कि रिकमेंडेड है स्टैटिस्टिक्स में, मैं बनारस में सर्वे करके मोदी जी को हरा के दिखा दूं। हरा के दिखा देंगे। अमित जी, ये बताइए जो सर्वे है उसमें 6 सीटें मात्र जो है विपक्ष को मिल रहा है। देखिए ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी कुछ जो अपेक्षाएं थी जिस पे वो खरी नहीं उतरी है, उसका वो खुले शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। वो वोटों के माध्यम से करेंगे, सर्वे के माध्यम से करेंगे और इस तरीके से चीजें उभर के आएंगी। आप सहमत नहीं हैं? अमित, युवा नेता हैं आप और यूथ हैं, यूथ आइकॉन है यहाँ पे, ये बताइए सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी 74, वोट प्रतिशत 51। देखिए जमीनी नब्ज को अगर विपक्ष नहीं समझना चाहता है तो वो उसकी अपनी एक मंशा हो सकती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसको आपने परखा है। और आज देश की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, डबल इंजन की सरकार से जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, उसका फ़ायदा आपके सर्वे पे दिखा हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये 74 नहीं, अभी 3-4 सीटें इसमें आपको और दिखेगी जब नतीजे आएंगे, क्योंकि ये विपक्ष आपके 2014 के भी सर्वे को नहीं माना था और 2017 को भी नहीं माना था, 2019 आप पाठक जी से भी ज्यादा आत्मविश्वास है भाई साहब। ये सर्वे जो है वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। देखिए ये एक सर्वे नहीं होता, होता क्या है जब जैसे भीड़ में जब 10-20 लोग किसी एक चीज़ को कह देते हैं तो फिर बाकी सब उसके विरोध में ना आ जाएं तो वो हाँ, और हर आदमी को आइडिया नहीं है। प्लस
पॉपुलैरिटी नो डाउट मोदी की बहुत अच्छी है इस समय, योगी जी की तो पॉपुलैरिटी का कोई जवाब ही नहीं है इस समय हमारे प्रदेश में। तो इस समय एक आम मूड है, तो ये थोड़ा सा भी 50% के भी ऊपर जाता है तो लोगों को यही समझ में आता है बस हम ही हम हैं। क्योंकि मातृशक्ति, महिला शक्ति को भी मोदी जी बहुत प्रिफर करते हैं, तो महिलाएं इस बार किसकी तरफ हैं? मोदी जी की तरफ। हाँ, अब देखिए मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं अपना है। मैं तो बस ये जानती हूँ, जैसे हम लोग घर पर होते हैं, हमारी सास हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मम्मी समय के साथ चलो, अच्छा है तो समय के साथ चलो। मुझे ये समझ में आता बीजेपी अच्छी चल रही है तो उसके साथ चलो, बस एक सिंपल सी बात इतना जानती हूँ, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ। एंकर भी वहाँ सुन रही हैं, सास को भी आपने बता दिया, मैडम आपने भी किसी को बताया होगा? नहीं, मेरा भी यही मानना है कि मोदी जी का ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो जो योजनाएं चलाई है, जैसे उज्ज्वला योजना है और भी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, तो जो पहले कई योजनाएं जो नई फलीभूत हो पाई वो उन्होंने इस बार करके दिखाई हैं, तो मैं भी मोदी जी के फेवर में हूँ। तो आपको लगता है ये 74 सच है, यानी सीटें जो मिल रही हैं भाजपा की वो पूरी तरीके से मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ से सुपड़ा साफ कर देगा विपक्ष? मैं बाकी प्रदेश का तो नहीं बता सकती, लेकिन यूपी से तो मेरा बिल्कुल है कि यूपी में योगी जी और मोदी जी दोनों ही अपना काफी अच्छा कर रहे हैं और पहले जो सरकारें थी उनसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, जलवा है उनका। भाई साहब, आंखें नहीं दिखेंगी आपकी तो आप बता सकते हैं, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। आपके मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, किसका होगा पार? सबसे पहले हमारे बगल में 2 महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने अभी अभी ये कहा कि जब मैं घर पे रहती हूँ तो काम करती हूँ तो ये देखती हूँ, इनको घर पे रहती हैं तो इनको अपने जो राशन है, राशन की डब्बे नहीं दिखाई देते कि इनकी वैल्यू पहले क्या थी अब क्या हो गई है। इनको गैस का सिलेंडर नहीं दिखाई देता कि उसकी वैल्यू पहले क्या थी अब क्या हो गई। तो एक्चुअली अब इस समय ये सबको, इन सबको भक्त का चश्मा लगा हुआ है। तो ये लखनऊ के लोग हैं और लखनऊ की लोगों की जो राय है वो आप तक विरेश पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शरणार्थी जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शरणार्थियों का ये प्रदर्शन। शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के शरणार्थियों को लेकर और सीए कानून को लेकर जो बयान और विचार थे उसी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध करने का फैसला लिया है। केजरीवाल ने कल पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला था, ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी जिन्हें भारत में अगर नागरिकता दे दी जाएगी तो फिर हमारे भारतीय नागरिकों का हक मारने जैसा ये मामला है। इसी के विरोध में अब ये शरणार्थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जुटे हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जातिका से, अभी भी क्या तेज विरोध प्रदर्शन जारी है जातिका अरविंद केजरीवाल के घर के सामने? जी बिल्कुल रोमाना, मैं सीधी तस्वीरें आपको इस प्रदर्शन की दिखाती हूँ और शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या कुछ इन पोस्टर्स पर लगा हुआ है ये भी देख लीजिए। पीड़ित विस्थापियों के विरोधी केजरीवाल, माफी मांगो, माफी मांगो, शरणार्थियों का अपमान मत करो। लगातार इस तरह के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। इन शरणार्थियों से हम लोग बात कर लेते हैं और खुद उनसे जानते हैं कि उनके मन में इस वक्त क्या पीड़ा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की कौन सी बात आपको बुरी लगी? केजरीवाल बिल पास करना नहीं चाहते हैं, सीए बिल पास करना नहीं चाहते हैं, नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे लिए वहाँ भी केजरीवाल था, यहाँ भी केजरीवाल आ गया है। केजरीवाल की क्या बात आपको बुरी लग गई? केजरीवाल को हमारे को ये बात बुरी लगी है, हिंदू होकर हिंदू की नागरिकता छीन रहा है, वो बात बुरी लगी। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है, हमें केजरीवाल ने रेलवे स्टोर लेके बैठा है। आप हिंदुस्तान कब आए हैं, कितना समय हो गया है आप लोगों को? किसी को 10 साल हुआ, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, हमें 13 साल हुए हैं यहाँ आने, 13 साल हुए हैं पाकिस्तान से आने में। उसी वजह से हमें ये सारा ये जो सीए ये जो बोल रहा है ना। और भी शरणार्थी हैं, देखिए उनसे भी बात करते हैं, उनकी बात हम लोग पहुंचाते हैं आप तक। क्यों बोला है कि जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के। केजरीवाल ने जो कुछ कहा
उनकी बात आपको बुरी लगी, अब आप प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ जवाब में उनको कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, जो उसने कहा है वो अपने वर्ड्स वापसी ले ले। ये अच्छी बात नहीं है, जो वो बोलते हैं गलत बात बोल रहे हैं। जी मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है उस चीज़ से वो क्यों उसके खिलाफ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम लोगों को नेशनलिटी दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। आपको कितना वक्त हो चुका है भारत में रहते हुए? 30-35 साल हो गए हमें। 30-35 साल से। आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध हैदराबाद से आए हैं। आपको कितना समय हो गया भारत में रहते? हम 11 से आए हुए हैं। 11 साल हुए हैं। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी नौकरियों पर खतरा है, ये बात बुरी लगी? बेटा देखो, हमने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, बहन छोड़ा, भाई छोड़ा। आज तक केजरीवाल ने कोई नौकरी दे दी है? जो वो केजरीवाल ने नौकरी दी है आज तक 15 सालों में, जो हम वो नौकरी की बात करता है। आप कहाँ से आए हैं? उसने खाना दिया है कि वो खाने की बात करता है? उसने क्या किराम हमारा देखा है कि किराम की बात करता है? क्या क्या देखा उसने, बताएं। बिजली में बच्चे मर रहे, क्यों हमें मंजला टीला पे बैठे, इतनी लैटरिन है, बाथरूम था, कोई भी नहीं हो। मजनू का टीला पर ही रह रहे हैं आप वहाँ पे? आज उस स्थान पे आस्थाना बना लिया तो उनको ये नहीं सोचा भाई ये दुखिया आए हुए हैं, इनके लिए कोई न कोई सहारा बिजली का तो दे दे, पानी का। तो देखिए मुंह पर लगातार जो नारे हैं वो भारत माता की जय के हैं, लगातार जय श्री राम के नारे हैं, और ये सभी शरणार्थी कोई पाकिस्तान से तो कोई अफगानिस्तान से भारत में रहते हुए आ रहे हैं। किसी को 10 साल तो किसी को 30-35 साल तक हो चुके हैं। जातिका, जरा ये भी तो पूछिए ना कि अभी तो नागरिक बने भी नहीं हैं और ऐसे में अभी से सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात से ये इतनी नाराजगी और इसी वजह से क्या सड़क पर उतरे हुए हैं? क्योंकि कानून तो बन चुका है, तो नागरिकता तो इन लोगों को मिलेगी, फिर ये सड़क पर उतरकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी देखिए, कानून तो बन गया है कि नागरिकता मिलेगी, तो केजरीवाल जी ने अगर आपके लिए कुछ बोला है, ये बोला है कि नौकरियां जो हैं वो आप डिवाइड कर देंगे, उसमें इतना बुरा लगने वाली बात है? केजरीवाल ने झूठ बोला है, वो बोले ढाकी है, चोरी करते हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू। लेकिन अभी तो नागरिक आप लोग बन जाएंगे, लेकिन फिर भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है आपके अनुसार? केजरीवाल ने कल झूठ बोला, बयान दिया, उसमें झूठ बोला है कि पाकिस्तान से आए वो चोरी करते हैं, तो यानी ये बात आपको बुरी लगी कि इस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया? चयन है, कुछ और करना चाहिए था? हमको तो अच्छा लगा, पर बहन जी हमको एकदम लगा रहा है ना कि आपको कितने साल हो गए भारत में रहते हुए? भारत में रहते अम्मा ने 6 साल है, 6 साल कोई हमारा 20 साल रह गया, कोई 20 साल हो गए आपको। जी आपको कितने साल हो गए भारत में रहते हुए? और अब नागरिक तो आप बन जाएंगे। यहाँ पर आप शरणार्थी की तरह रह रहे थे मजनू का टीला के पास, वहाँ आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। नागरिक बनने के बाद आपके पास व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कई सारे कंफर्ट होंगे आपके पास, लेकिन उसके बाद में प्रदर्शन अब आप क्यों कर रहे हैं सड़कों पर? ये यहाँ से जो आवाजाही है, जो वाहन गुजर रहे हैं वो नहीं गुजर पा रहे हैं? क्यों नहीं गुजर पा रहा? हमारे को नागरिकता दी जाए ना, और क्या हम वो तो बात हो गई है कि नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, तो इतने क्यों जलन क्यों हो रहा है केजरीवाल को? इतना आपको लगता है उन्हें जलन हो रही है? जलन तो हो रहा है जरूरी, हम भी देख रहे सुन रहे, क्यों नहीं जलन है उसका? इतना क्यों जलन हो रहा है? हम शरणार्थी, हम पासपोर्ट वीजा पे आए हैं ना, हम हमारे को चोर डाकू समझ के बैठे। हम किसकी चोरी की है? हमने किसके घर में घुस के हमने चोरी की है? किसकी? हाँ क्यों हमारा इतना जलन उसको हो रहा है? हमारे जैसा कि कह रही हैं मीरा जी कि जलन हो रही है केजरीवाल को, आपको बुरा लगा है उनकी बात का? हाँ बिल्कुल यही बुरा लगा है कि ये जो वोट है पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का पहले से आखिरी वोट मोदी सरकार को जाएगा। उनको ये जलन हो रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वो पूरा इल्जाम पाकिस्तानियों पे लगा रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तानियों से, जो भी शरणार्थी आए हैं जिस भी मुल्क से, उनसे उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये शरणार्थियों का गुस्सा है
पाकिस्तानियों से माफी मांगे केजरीवाल। ये मांग वहां पर जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानियों से अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। अब आपको बताती हूं कि आखिरकार केजरीवाल ने कल कहा क्या था जिसके बाद ये शरणार्थियों का गुस्सा फूटा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी चुनाव से पहले सीए लेकर आई। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून की वजह से पड़ोसी देशों के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग बड़ी संख्या में भारत आ जाएंगे और हमारे भारत के जो अपने नागरिक हैं उनका हक मारा जाएगा। इसी को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया है कि सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से इस तरीके का विरोध किया जा रहा है। केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से आपा खो चुके हैं। सुनिए। असम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, असम में बसाएंगे। असम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को अदालत के समन के मामले में अब अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के 8 समन पर पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने 2 बार दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में शिकायत की, जिसके बाद केजरीवाल को शनिवार मतलब 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश मिला था। और अब इसी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक, पहले जब इस मामले में सुनवाई होनी थी तब तो खुद ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से बजट सेशन का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होकर ये कह दिया गया था कि आगे वो शामिल हो जाएंगे। फिर खुद अदालत ने इस मामले में 16 मार्च की तारीख दोहरा दी थी उनके सामने। अब अचानक से 16 मार्च को भी पेश नहीं होंगे, सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए? ये क्या कोई राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है केजरीवाल की तरफ से? जी, जाहिर तौर पर राजनीतिक रणनीति तो है ही। अरविंद केजरीवाल लगातार अगर ईडी के समन पर नहीं जा रहे हैं तो उनको ये लगता है कि चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो ठप हो जाएगा। तो जैसे कि 21 से 22 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं, तो उनको लगता है कि उस पर उनको प्रमुखता से प्रचार प्रसार करना होगा। लेकिन जहां तक बात कोर्ट की है रोमाना, तो उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला था 16 मार्च यानी परसों शनिवार को उनको पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें खुद फिजिकली उन्हें पेश होने के लिए कहा गया और अरविंद केजरीवाल ने इसमें हामी भी भरी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला होगा 16 तारीख को, वो ये हो सकता है कि उनके कहा जाए कि उनको ईडी के समन पर जाना चाहिए और जो अब तक नहीं गए हैं वो गलत है। तो ये वजह है कि पहले से ही इसकी तैयारी की गई है और सेशन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और ताकि वहां पर ये बता सकें
कि जो समन भेजे गए हैं वो गलत तरीके से भेजे गए हैं, कोर्ट जो ईडी गई है वो गलत तरीके से गई है, इसमें कोर्ट में जो भी जानकारी रखी जाएगी वो गलत तरीके से रखी जाएगी। तो यही वजह की एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया आपका दीपक। हम जल्दी से दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, आज ही 12 बजे सेशंस कोर्ट में ये जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, इस पर सुनवाई होनी है। इसी को लेकर जो अपडेट मिल रहा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं मनोज वर्मा के पास। मनोज, आज ही सेशंस कोर्ट में मामला आने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज ही ये मामला आने वाला है। जो अभी कोर्ट के सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो पहले ये मामला 2 बजे के लिए लगा था, लेकिन अब उनकी तरफ से ये पता चला है कि आज ही 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। तब ये देखना होगा कि 12 बजे इस मामले में आखिरकार क्या होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उनको गलत तरीके से सम्मन भेजा जा रहा है, उन्होंने एक सेशन कोर्ट में अप्लाई किया है, तो अब 12 बजे जब ये मामला सेशन कोर्ट के सामने आएगा तब ये देखना होगा कि आखिरकार सेशन कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे ये मामला सेशंस कोर्ट के सामने आएगा और सेशंस कोर्ट का रुख क्या रहता है अरविंद केजरीवाल को लेकर इस पूरे मामले पर, इस पर हमारी नजर है।